ट्रिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मालदेव के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो उसका उत्तराधिकारी बना था राउत चंद्रसेन के बारे में। चंद्रसेन का शासनकाल आता है 1562 से 81 तक आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी माता स्वरूप दे के कहने पर इसे क्या कर दिया जाता, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि मालदेव था, मालदेव के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। जिसमें पहले का नाम था राम सिंह, दूसरे का नाम था उदय सिंह, तीसरे का नाम था चंद्रसेन, चौथे का नाम था राय सिंह। देखो अब इसमें क्या होता है, राय सिंह जो है वो सिरोही के सुल्तान देवड़ा से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होता है राय सिंह। ठीक है, चंद्रसेन को क्या करता है, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद उदय सिंह को फलोदी की जहांगीर दे दी जाती है। जब इसको फलोदी की जहांगीर दे दी जाते हैं और ये राम सिंह जो था वो 1562 में ये क्या होता है, 1562 में सबसे पहले अकबर के पास गया था, अकबर की शरण में गया। अकबर की शरण में गया था और इसे केलवा की जहांगीर दी जाती है। ठीक है, अब उत्तराधिकारी कौन बनता है? राव चंद्रसेन। आज पढ़ेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। ठीक है, तो अब क्या होता है, राव चंद्रसेन का जन्म आता है। इसका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1541 को इसका जन्म हुआ था। सोजत पाली में इसका जन्म होता है। किसका? राव चंद्रसेन का जन्म कहाँ हुआ? सोजत पाली में इसका जन्म होता है। और इसका राज्याभिषेक हुआ था इसका 31 दिसंबर 1562 को इसका राज्याभिषेक होता है। और ये राज्याभिषेक कहाँ होता है? जोधपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में इसका राज्याभिषेक होता है। अब क्या होता है, इसके पिता कौन थे? मालदेव। माता थी स्वरूप दे। और इसका पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम राय सिंह। इसके पुत्र का नाम क्या था? राय सिंह इसके पुत्र का नाम था। अब क्या होता है इसमें, चंद्रसेन का पीछे क्या आ रहा है? ने आ रहा है। ने से क्या होगा? नाडोल का युद्ध कब हुआ था? 1563 ईस्वी में नाडोल का युद्ध होता है। और नाडोल का युद्ध 1563 में होता है। किस किस के बीच में होता है? एक तरफ तो आता है चंद्रसेन और एक तरफ आता है राम सिंह। चंद्रसेन के बीच में और राम सिंह के बीच में नाडोल का युद्ध होता है। इसमें चंद्रसेन की विजय होती है और ये हार जाता है। और एक और युद्ध होता है, उसको कहते हैं लोहावट का युद्ध। ये कब हुआ था? ये भी 1563 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? फलोदी में हुआ था। ये फलोदी में होता है। राव चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में हुआ।
उदय सिंह के बीच में ये युद्ध होता है। देखो इसको, इन दोनों युद्ध को कैसे याद रखेंगे, ना डोला, चंद्र था जो ना डोला कि कैसे ना, क्यों ना डोला, क्योंकि उसके लोहे जैसा बना था, लोहे जैसा चंद्र बना था, इसलिए ना डोला। तो नाडोल का युद्ध, लोहावट का युद्ध। नाडोल का युद्ध किसके बीच में, चंद्रसेन और राम सिंह के बीच में। क्यों नहीं डोला, तो उसके बाद क्या था, उसके साथ राम था, इसलिए वो नहीं डोला। तो राम सिंह और चंद्रसेन के बीच में 1563 में ब्यावर में होता है, और लोहावट का युद्ध जो है वो भी 1563 में फलोदी में हुआ था, और उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में हुआ था। इसमें चंद्रसेन की विजय होती है, उदय सिंह हार जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि बारमल के कहने पर अकबर ने नागौर दरबार लगाया। ठीक है, नागौर दरबार लगाया था। ये नागौर दरबार कब लगा था, ये लगा था 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगा था। किसके कहने पर, मतलब यूं पूछ ले कि नागौर दरबार लगा था, ये किसके दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो बारमल के दिमाग की उपज थी। ठीक है, बारमल वही जो आमेर का शासक था, जो आमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसने 1562 में अपनी हरकाबाई का विवाह, इसकी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाता है, जिसे जहांगीर या सलीम का जन्म होता है। ठीक है, तो इसके कहने पर नागौर दरबार लगा था। ठीक है, नागौर दरबार लगा था, तो ये अपना नागौर दरबार नागौर दरबार कहाँ लगा था, तो नागौर दरबार लगा था अही छतरपुर दुर्ग में लगा था। अही छतरपुर दुर्ग में कौन से तालाब के किनारे, शुक्र तालाब के किनारे। शुक्र तालाब का निर्माण किस लिए किया गया, अकाल राहत कार्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अही छतरपुर दुर्ग में नागौर दरबार लगता है, और इसमें अधिकांश राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने इसमें भाग लेकर अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, यहाँ अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो इन राजस्थान के राजपूत राजाओं को परतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है, परतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इसमें क्या होता है, बीकानेर का कौन आया था, बीकानेर का कल्याणमल आया था। बीकानेर का कल्याणमल आता है, और बीकानेर का कल्याणमल अपने 2 पुत्र को लेकर आता है, जिसका एक का नाम था राम सिंह राठौड़, और एक का नाम था पृथ्वी सिंह राठौड़। इन दोनों पुत्रों को लेकर कौन आया था, बीकानेर से कल्याणमल आया था। और कोटा से कौन आता है, कोटा से दुर्जन साल आता है। कोटा से दुर्जन साल आता है, तो कोटा से दुर्जन साल आता है, तो सिरोही से सुल्तान देवड़ा आता है। सिरोही से सुल्तान देवड़ा आता है। तो जैसलमेर से कौन आता है, जैसलमेर से हर राय भाटी नागौर दरबार में भाग लेता है। यहाँ क्या होता है, राव चंद्रसेन भी आता है। राव चंद्रसेन अपने पुत्र के साथ आया था नागौर दरबार में। राव चंद्रसेन अपने पुत्र के साथ आता है। इसका पुत्र कौन था, राय सिंह के साथ आता है। पर इस नागौर दरबार में क्या होता है, चंद्रसेन का यथोचित सम्मान नहीं होता है, इसलिए इसको बुरा लगा, तो ये यहाँ से चला जाता है अपने पुत्र को यहीं छोड़कर। ठीक है, तो अब क्या होता है,
रावचंद्र सेन यहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है कि रावचंद्र सेन यहाँ से चला जाता है नागौर दरबार से, तो अकबर ने रावचंद्र सेन के खिलाफ अभियान चलाए थे। क्या चलाए थे? अभियान चलाए थे। कितने अभियान चलाए थे? 6 अभियान चलाए थे, जिसमें पहला आता है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चलाया था। दूसरा चलाया था राय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गया। फिर कौन आता है? राय सिंह। फिर आता है जलाल खां आता है। फिर कौन आता है? साहेबाज खां आता है। फिर कौन आता है? 5वां आता है पाइंदा खां। कौन आता है? पाइंदा खां आता है। और छठा आता है हमारा कासिम खां। ये 6 अभियान अकबर ने भेजे थे। ठीक है, इसमें सबसे प्रथम अभियान तो कौन सा था? हाकिम कुली खां का था, हुसैन कुली खां का था। ठीक है, और ये राय सिंह राठौड़ को क्या बनाया जाता है? 1572-73 में जोधपुर का गवर्नर बनाया जाता है। जोधपुर का क्या बनाया जाता है? गवर्नर बनाया जाता है। और ये दोनों इन दोनों को 1580 में भेजा था। 1580 में भेजा था। अब इसको क्रम को कैसे याद करेंगे? देखो, अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ अभियान भेजे थे। ठीक है, तो चंद्रसेन था, तो चंद्रसेन क्या कर रहा था? हंस हंस के सबको राय दे रहा था। चंद्रसेन हंस के सबको राय दे रहा था। जलने वाले जल रहे थे। ये केवल ट्रिक है, किसी के दिल पे ना ले, केवल ट्रिक है ये। ठीक है, तो चंद्रसेन हंस के राय दे रहा था, जलने वाले जल रहे थे। पर चंद्रसेन में क्या था? जोश था। क्या था? जोश था। तो साहस था, जोश था, साहस था, तो साहबाज आ जाएगा। ठीक है, पर उसके क्या दुख रहे थे? पैर दुख रहे थे। ये तो ट्रिक है। इसको क्या दुख रहे थे? पाई दुख रहे थे। पाई दुख रहे थे। पर उसने क्या खा रखी थी? कसम खा रखी थी। क्या खा रही थी? कसम। तो कसम से कासिम हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं कि अब क्या होता है। चंद्रसेन जो होता है वो यहाँ से नागौर दरबार से निकल जाता है। तो नागौर से चंद्रसेन निकला, कहाँ गया? जोधपुर गया। जोधपुर जाता है। जोधपुर के बाद ये कहाँ जाता है? भद्राजून में जाता है। बाद्राजून में जाता है। और ये बाद्राजून कहाँ पड़ता है? जालोर में पड़ता है। ध्यान रखना, बाद्राजून कहाँ पड़ता है? जालोर। फिर कहाँ जाता है? बाद्राजून के बाद ये सिवाना जाता है। सिवाना के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऐसे जाता है। कहाँ जाता है? सिवाना। और सिवाना कहाँ पड़ता है? अभी बालोतरा जिले में। फिर कहाँ जाता है? ये डूंगरपुर जाता है। डूंगरपुर के बाद कहाँ आता है? बांसवाड़ा के बाद ये कहाँ आता है? कोटड़ा उदयपुर में पड़ता है। कोटड़ा के बाद ये आता है कुंभलगढ़ आता है। और कुंभलगढ़ के बाद ये कहाँ जाता है? काणूजा की पहाड़ियों में। काणूजा की पहाड़ियों के बाद ये कहाँ जाता है? सारण की पहाड़ियों में। कहाँ जाता है? सारण की पहाड़ियों में जाता है। इसके बाद ये कहाँ जाता है? पोखरण दुर्ग में जाता है। पोखरण दुर्ग के बाद ये कहाँ जाता है? दुआड़ा। कहाँ जाता है? दुधाड़ा जाता है। कहाँ जाता है? दुधाड़ा के बाद ये कहाँ जाता है? सचिया।
कहाँ जाता है, सचियाप में जाता है। देखो वापिस क्रम में देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, नागौर से निकला, जोधपुर गया, जोधपुर के बाद ये भद्राचूर्ण जालोर में जाता है, फिर सिवाना में जाता है, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटड़ा, फिर इसके बाद कहाँ जाता है, कुंभल के बाद ये सारण की पहाड़ियाँ, सारण की पहाड़ियाँ से पोखरण, पोखरण से दुआड़ा, दुआड़ा से सिचियाप जाता है। इसके बाद क्या होता है, डूंगर सिंह में इसकी सहायता, डूंगरपुर में इसकी सहायता किसने की थी, डूंगरपुर में इसकी सहायता आज सिंह ने इसकी सहायता की थी, ठीक है। कोटड़ा में क्या होता है, प्रताप से मुलाकात, प्रताप से मुलाकात होती है, कहां से, कोटड़ा में होती है। और कुंभलगढ़ में राणा प्रताप के राज्याभिषेक में भाग लेता है। ये राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था, ये औपचारिक रूप से हुआ था और इसमें ये राव चंद्रसेन भी आया था। इसके बाद ये कणौजा की पहाड़ियाँ, सारण की पहाड़ियाँ और पोखरण दुर्ग के बाद ये कहाँ जाता है, दुधाड़ा में जाता है। कहाँ जाता है, दुधाड़ा में जाता है। दुधाड़ा में कौन था, दुधाड़ा में कौन था, वरिया कुपावत ने इसे क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, 11 जनवरी 1581 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी छतरी भी यहीं पर बनी हुई है, छतरी भी यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन कि अब क्या होता है कि राव चंद्रसेन जो है, अब इसमें क्या है, मारवाड़ का प्रथम शासक राव चंद्रसेन क्या था, मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो कौन करता है, चंद्रसेन नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, राव चंद्रसेन ने मारवाड़ में पहली बार क्या करता है, छापामार पद्धति का प्रयोग करता है। तो यदि देखें पूरे राजस्थान में छापामार पद्धति से युद्ध किसने लड़ा था, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने लड़ा था। इसके बाद महाराणा प्रताप जो होते हैं, महाराणा प्रताप की जो पुत्री होती हैं, जिसका नाम होता है सूरजदेव का विवाह किसे कर दिया जाता है, चंद्रसेन से विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अकबर ने 1583 से 1583 तक इस मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब मोटा राजा उदय सिंह जो है, इसका कार्यकाल आता है 1583 से 95 तक, 1583 से 95 तक मोटा राजा उदय सिंह चलता है। मोटा राजा उदय सिंह में 2-3 बातें जो इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है अपन को, ठीक है। पहली बात है, इसे मोटा राजा वे राव की उपाधि किसने दी थी, मोटा राजा वे राव की उपाधि वे, तथा 1000 का मनसब किसने दिया था, अकबर ने दिया था। ये सब बातें किसने कही, अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी। तो मोटा राजा उदय सिंह को ऐसा पूछ लिया जाए कि मोटा राजा उदय सिंह या राव की उपाधि या 1000 का मनसब किसने दिया था, तो अकबर ने इसे मनसब देता है, ठीक है। और मोटा राजा उदय सिंह यह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। क्या की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद मोटा राजा उदय सिंह को 1585 में इसे लाहौर का गवर्नर बना दिया जाता है। 1585 में
मोटा राजा उदय सिंह को लाहौर का गवर्नर किया जाता है। अब उदय सिंह क्या करता है, लाहौर में अपनी पुत्री जिसका नाम है जगत गुसाई, जिसे हम मानबाई के नाम से जानते हैं, उसका विवाह सलीम से यानी जहांगीर से कर दिया जाता है। ठीक है, जहांगीर से कर दिया जाता है। अपने राजस्थान के इतिहास में देखा जाए कि दो ऐसी राजपूत रानियां हैं जिनके गर्भ से जो मुगल बादशाहों का जन्म हुआ था। एक तो जहांगीर की माँ हरकाबाई और एक शाहजहां की माँ ये कौन थी, जगत गुसाई। तो ये दो शासक हैं, जहांगीर और शाहजहां, दो ऐसे शासक हैं जिनकी माता कौन थी, राजपूत थी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह जो है वो जोधपुर में मुगल शैली के क्या करता है, सिक्के चलाता है। मुगल शैली के सिक्के किसने चलाए थे, मोटा राजा उदय सिंह ने। मोटा राजा उदय सिंह ने मल्लिनाथ जी पशु मेले की शुरुआत की थी। मल्लिनाथ जी पशु मेले की शुरुआत की थी। मल्लिनाथ जी पशु मेला जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। और मल्लिनाथ जी के बारे में यदि देखा जाए तो मल्लिनाथ जी जो थार पारकर की नस्ल की गायें होती हैं उनके लिए ये मेला लगता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला इसी को कहा जाता है। मल्लिनाथ जी ने दारू मेघवाल को अपना गुरु बनाया था। ये सब बातें मल्लिनाथ जी में पढ़ेंगे जब लोक देवता आएंगे उस समय। ठीक है, अब मल्लिनाथ जी का मेला चालू किया था इसने मोटा राजा उदय सिंह ने। इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था सूरत सिंह और दूसरे का नाम था किशन सिंह। किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ में क्या किया था, राठौर वंश की नींव रखी थी। और अगला शासक बनता है सूरत सिंह। अब जो सूरत सिंह जो शासक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।